आयोजित इस सम्मान समारोह में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवान मित्रों और कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा कर्मठ समाज सेवी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अजय मौर्य जी, आज जिनके सौजन्य से एक कार्यक्रम यहां पर संपादित हो रहा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत डॉक्टर अम्बेडकर एवं बुद्ध शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस श्री चंद्रपाल जी अभी आपको संबोधित कर रहे थे। पूर्व सांसद बड़े भाई रामबक्श वर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश ग्वालियर से चल करके आए भाई मदन कुशवाहा जी, हमारे बहुत ही कर्मठ समाज सेवी लगातार सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे भाई साहब सिंह धनगर जी, प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जी, पूर्व विधायक भाई राजेंद्र सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक भाई रामसागर अकेला जी, हमारे बीच में उपस्थित हमें बहुत ही कर्मठ समाज सेवी भाई श्री राम मौर्य जी, भाई आर के मौर्य जी, दया सागर बौद्ध जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई राम यादव जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील गौरव साथी भाई आईपी कुशवाहा जी, डॉक्टर संतोष यादव जी, भाई राम चंद्र यादव जी, भाई अतर सिंह पाल जी, पूर्व में दो बार जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे भाई अमरनाथ सिंह मौर्य जी, विधान परिषद स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ चुके हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई कमलाकांत मौर्य जी, हमारे शुरुआती दौर के संघर्षों के साथी भाई चंद्रपाल सैनी जी, भाई संजीव सैनी जी, भाई शत्रुघ्न मौर्य जी, पूर्व सहकारी बैंक के चेयरमैन भाई शिव कुमार रजौरिया जी, भाई कन्हैया शर्मा जी, भाई गुलाम मौर्य जी और साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी जीवन के संघर्षों के साथी जो आज पूरी सामाजिक राजनीतिक लड़ाई में हमेशा हमारे अभिन्न सहयोगी के रूप में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते हैं भाई विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई राजीव रतन मौर्य जी, भाई सुरेश कुशवाहा जी, लुधियाना पंजाब से आए हुए भाई विजय जी, भाई रंगराज वर्मा प्रधान जी,
इंजीनियर साहब श्री जय सिंह मौर्य जी, भाई पप्पू मौर्य जी, गप्पू मौर्य जी, हाजी फहीम सिद्दीकी जी, श्रीमती ललिता राठौर जी, संध्या यादव जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ विभिन्न अंचलों से आए हुए हमारे सभी जांबाज बहादुर साथियों, इसके साथ ही साथ जैसा कि आज सारा दिन विभिन्न कार्यक्रमों का होता है, सबसे पहले रक्तदान का कार्यक्रम होता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा रक्तदान का रिकॉर्ड तोड़ा तो मेरे जन्मोत्सव के अवसर पर मेरे कार्यक्रम, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं रक्तदान शिविर के आयोजक भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी, पूर्व जिला सरकारी बैंक चेयरमैन बलराम मौर्य जी, भाई दामोदर मौर्य जी, डॉक्टर रामायण जी, भाई रजनीकांत मौर्य जी, रजनीश मौर्य जी, भाई सुनील मौर्य जी, भाई आलोक कुशवाहा जी, सुनील जी, और साथ ही साथ इनके साथ में वो सभी रक्तदान करने वाले हमारे बहादुर साथीगण, जो आज रजिस्ट्रेशन तो रक्तदान के लिए कराया था लगभग 200 लोगों ने, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के स्टाफ की कमी होने के नाते मात्र 140 लोगों का ही रक्तदान हो पाया है। यानी शेष लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद वहां इंतजार करते रहे, स्टाफ के अभाव में वो रक्तदान से वंचित हो गए। यानी रक्तदान करने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है और डॉक्टरों की टीम, पूरी मेडिकल की तैयारी की जो टीम होती है वो छोटी हो जाती है। हर बार ऐसे ही कुछ लोग बन जाया करते हैं। मैं इन सभी बहादुर साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ ही साथ आज गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के तीमारदारों के बीच में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दूसरा कार्यक्रम था कंबल वितरण का, जहां पर तीमारदारों के बीच में लगभग 3000 कंबल वितरित किए गए। और इस कार्यक्रम के आयोजक मिस्टर रईस अंसारी जी, उनको और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज सम्मान समारोह में अजय मौर्य जी और उनकी पूरी टीम 1 बजे से इस कार्यक्रम को संचालित करा रही है। यद्यपि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ रक्तदान शिविर और कंबल वितरण में व्यस्त होने के नाते विलंब से पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद आपका कार्यक्रम आवाज और अनुरोध से लगातार चलता रहा। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। साथियों, हमारे बहुत से वक्ता साथियों ने अपने विचार रखे। ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आपके स्नेह प्यार के लिए प्रदेश भर से आए सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को, समर्थकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और आपके प्रेम और स्नेह के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं
विगत कई वर्षों से ये भिन्न भिन्न कार्यक्रम एक हफ्ता पहले से चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिलों में जन्मोत्सव का कार्यक्रम कहीं 10 दिन पहले से शुरू हो गया है, कहीं एक हफ्ते से पहले शुरू हो गया है, लेकिन हर प्रदेश के हर जिलों में, यहां तक कि कहीं कहीं तहसीलों ब्लॉकों में भी जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम बना करके स्थानीय स्तर पर भी, जिला अस्पतालों में भी हमारे साथी लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं, कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं, कहीं खिचड़ी भोग तहरी भोग का भी काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये आपका स्नेह और प्यार है। हर जगह में नहीं पहुंच पाता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मैं सभी जनपद के साथियों से बात नहीं कर पाता, लेकिन आपका उत्साह और आपके जो द्वारा कराए जा रहे कार्य वो सब हमारे संज्ञान में आते रहते हैं। हर जिले की जानकारी मुझको मिलती रहती है। मैं जिन जिलों के कार्यकर्ता साथियों से बात नहीं कर पाता, इसका मतलब नहीं कि उनके कार्यक्रम की सूचना मेरे पास नहीं आती। कार्यक्रम की सूचना प्रत्येक जिले की आती है और लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मेरा जन्मदिन मैं स्वयं नहीं मनाता, बल्कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले लोग मनाते हैं, जो प्रत्येक पूरे प्रदेश में, प्रदेश के जिलों में, ब्लॉकों पर, तहसीलों पर, आज भी कई जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करने का अनुरोध आया जब मैं यहां पर बैठा रहा। लेकिन यहां बैठ में चाहते हुए भी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात नहीं कर सकता, कार्यक्रम बाधित होता, यहां का भी वहां का भी। लेकिन फिर भी जो सबका प्यार है, सबका स्नेह है, उन सभी साथियों को जो अपने अपने जिलों में भी मना रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और मैं उसकी बधाई शुभकामना भी देता हूं। आज साथियों, कहीं न कहीं परिस्थितियां देश का परिस्थिति के अनुसार विपरीत है। सामाजिक भेदभाव आज से नहीं, हजारों साल पहले से होता चला आया है। तथागत बुद्ध ने 2563 साल पहले ईसा के 563 साल पहले, यानी आज से 2563 साल पहले, लगभग 3000 वर्षों में जा रहे हैं। 2200 ये और 563 पहले, इस तरीके से उस समय भी विषमता थी। एक वर्ग विशेष को जानवर से बदतर सलूक किया जाता था। इंसान कभी समझा ही नहीं गया। एक और जो अपने को स्वयंभू ताकत समझते थी, और एक और बड़ी संख्या में इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े
संख्या जोड़ लिया जाए तो 85% से भी ज्यादा है। और यही नहीं, देश की समस्त महिलाओं के साथ भी अमानवीय व्यवहार होता रहा। जिस तरीके से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को धन, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया, उसी प्रकार से इस देश की महिलाओं को भी सम्मान से वंचित किया गया। वो महिला किसी भी वर्ग समाज की हो, अग्रणी समाज की हो या पिछड़ समाज की हो, किसी वर्ग की हो, महिलाएं भी भेदभाव की शिकार हुई है। महिलाओं को भी तमाम तथाकथित धर्माचार्य नीच से भी नीच होने का दर्जा दिया। महिलाओं पर कभी विश्वास न किया जाए, इस प्रकार की बात की। जबकि हमारी संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वही सुख समृद्धि होती है। क्योंकि स्त्री केवल स्त्री नहीं है, वो हमारी मां भी है, बहन भी है, बेटी भी है, दादी, नानी, परनानी, परदादी भी है। भिन्न भिन्न रूपों में पत्नी भी है, भिन्न भिन्न रूपों में वो हमें पालती है, पोसती है, हमारे अच्छे और बेहतरी के लिए चिंता करती है, मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में। और फिर भी अगर हम अपने हित की पूर्ति के लिए उसे नीच होने का दर्जा दें, नमस्ते सर, तो कितनी ऊंची हरकत है, कितनी ऊंची बातें, कितनी गंदी बातें। और साथियों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़िए, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललित सिंह यादव जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव कुशवाहा जी, महाराज सिंह भारती जी, आज तमाम ऐसे पुरोधाओं ने हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई इससे भी बदतर और विपरीत कृतियों में लड़ाइयां लड़ी। हम तो अपने महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मानव काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां का मैं सिपाही था। जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित शोषित मजलूम समाज को एक सूत्र में पिरो कर हमारे सम्मान स्वाभिमान को न केवल जगाया, सत्ता शासन में हिस्सेदारी दिलाकर हमें फिर से हुक्मरान बनने की दिशा को प्रशस्त किया। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो भी आदिवासी दलित पिछड़े हैं, जो भी ये बहुजन समाज है, ये कभी
इस देश का हुक्मरान हुआ करता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होने के पहले यहां राजशाही थी। पहले लोकतंत्र नहीं था। भगवान बुद्ध के समय से लोकतांत्रिक व्यवस्था चली है। उसके पहले तमाम फिरकों कुंबों में बटे हुए लोग थे। हर कुंबे का मुखिया होता था, उसके इशारे पर कामकाज चलता था। छोटी छोटी बातों पर मारकाट होती थी। जंगलवाद जैसा माहौल होता था। लेकिन जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई, जब से लोकतांत्रिक मूल्यों पर सरकारें चलने लगी, जब से लोकतांत्रिक आधार पर सरकारें बनी चली, तब से इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां कभी लोकतांत्रिक राजकाज की शुरुआत नंदवंश से हुई थी। महापद्मनंद नाई समाज के थे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य चला, लगभग 132 सालों तक लगातार हुकूमत रही। उसके बाद लगातार इतिहास की ओर जाने बहुत समय लगेगा। उसके पहले भी यादव वंश, हैहर वंश, बाद में पाल वंश, होलकर साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, अवंतीबाई, ये सब बहुजन हुक्मरान हुआ करते थे। महाराजा सुहेलदेव, राजा गालदेव, राजा पाल, राजा कटोर राजभर समाज के राजा थे। आपका ये मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और आसपास, रायबरेली से लेकर रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, ये सब पासियों के स्टेट थे। उसके पहले यहां नागवंशी भी हुक्मरान थे। नागवंशी जो आज दलित और आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हजारों साल तक ये बहुजन समाज हुक्मरान था। कभी नागवंश के रूप में, कभी नंदवंश के रूप में, कभी मौर्य वंश के रूप में, कभी पाल वंश के रूप में, कभी होलकर साम्राज्य के रूप में, कभी लोधी साम्राज्य के रूप में। और यही नहीं, लंबे अरसे तक एजेंसियों का भी राज था। और छत्रपति साहू जी महाराज, वीर शिवाजी, आज ये कुर्मी समाज के शासक हुआ करते थे। हमने संक्षेप में इसलिए इशारा किया, जो कभी हुक्मरान हुआ करते थे, यथार्थवादी ताकतों ने धर्म कर्म के मकड़ जाल में फंसाकर हमें गुलाम बना दिया। हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने समय समय पर हमारे सम्मान स्वाभिमान को न केवल जगाया, बल्कि इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर हुक्मरान करने की दिशा में आगे बढ़ाने का भी काम किया। इसलिए साथियों, जो इतिहास नहीं जानते उनके लिए मेरी बात अटपटी लग सकती है। यहां ऐसे लोग जो गुलाम रहना ही पसंद करते हैं, जो गुलाम बने रहने में ही अपने को खुशनसीब समझते हैं,
उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम किसी जात के भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है, अगर कहीं भी जुर्म और जाति होती है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, भेदभाव होता है, सम्मान पर चोट होती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुप ही नहीं रहने वाला है, उसका जवाब देगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सबको, लड़ाई सम्मान और स्वाभिमान की। जब स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई जवाब नहीं दे पाता है तो बोलता क्या है? स्वामी प्रसाद, ये मनवादी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मनवादी मीडिया क्या बोलती है? स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया फिर विवादित बयान। ऐसे नादान लोग जिनका पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं है, जिनका इतिहास में विश्वास नहीं है, जिनका कर्म में विश्वास नहीं है, जिनका विज्ञान में विश्वास नहीं है, या ऐसे स्वार्थी लोग जो चाहते हैं ये गुलाम बना रहे, ये गुलाम हमारी हजूरी करता रहे, ये गुलाम हमारी चमचेगिरी करता रहे, ये गुलाम हमारा जिंदाबाद बोलता रहे, ऐसे लोग, ये गुलाम अपने सम्मान स्वाभिमान के प्रति सावधान न हो जाए, खड़ा न हो जाए, हमारे खिलाफ बगावत न कर दे, इसलिए इस यथास्थिति को बनाए रखने के लिए जानबूझ करके अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं जब भी कोई भी बात रखता हूं, तर्क के आधार पर रखता हूं, इतिहास के आधार पर रखता हूं, वैज्ञानिक सोच के आधार पर रखता हूं, व्यवहारिकता के आधार पर रखता हूं, मानव सम्मान को प्राथमिकता देते हुए अपनी बात रखता हूं, तो स्वाभाविक रूप से जो अमानवीय सोच के हैं, जिनके दिल दिमाग में भेदभाव भरा हुआ है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच की खाई बनाकर जो अपना रूप सीधा करना ही चाहते हैं, उनके दिमाग में कभी हमारी बात नहीं घुसने वाली, क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल से आज नहीं तो कल हमारी दुकान बंद होने का खतरा दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज इस वासी, ये कभी हमारे मूल निवासी थे, ये भी शासक थे, युद्ध में हार गए, जंगल की जीवन जीने के मजबूर हुए, लेकिन वो भी हमारे खून है। आज आजादी के 75 साल की जाने के बाद भी कौन से ताकते हैं जो आज भी इस देश की राष्ट्रपति को मंदिरों में जाने से रोक देते हैं? कौन सी ताकत है? एक नहीं दो राष्ट्रपति का उदाहरण मेरे पास है। पूर्व राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में राजस्थान के एक मंदिर में गए थे, वहां के पंडितों ने उनको घुसने से मना कर दिया क्योंकि वो दलित समाज के थे। वर्तमान की राष्ट्रपति वोट देने के कहीं हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन राष्ट्रपति बना करके किया क्या आपने? दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से उनको रोक दिया गया। उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का
एक मंत्री चूंकि ऊंची जात का है वो गर्भगृह में जाकर के पूजा करता है और राष्ट्रपति उसी के सामने बैरिकेडिंग के बाहर रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी समाज में। क्या यह भेदभाव नहीं है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कालिदास बाग खाली किया, यही भाजपा के लोग पहले उसको गोमूत्र से धुला, उसके बाद गंगा जल से धुला। मैं कहता हूं ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अखिलेश यादव पिछले समाज के थे। तो ये जो जाति के आधार पर आज भी भेदभाव हो रहा है, हो सकता है किसी का अपमान करना धर्म हो, लेकिन हम जैसे सम्मान और स्वाभिमानी लोगों को कतई ये बात नहीं है कि कोई हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करे। इसीलिए आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? कभी आदिवासियों पर पेशाब कर दिया जाता है, कहीं किसी दलित पर मलमूत्र कर दिया जाता है, कहीं किसी दलित और पिछड़े के बच्चों को स्कूलों में अध्यापक की पिटाई से मौत का शिकार होना पड़ता है। एक नहीं, ऐसी दर्जनों शिकायतें हैं। आखिर क्या है? एक और हम विश्वगुरु बनने का ढोंग कर रहे हैं और दूसरी ओर इंसान को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए आज ही मजबूर किया जा रहा है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान है जो ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी भेदभाव करने वाले कौन से सुपरमैन हैं जो संविधान से भी अपने को बड़ा मानते हैं? कोई भी धर्म हो, वो सभी धर्म भारतीय संविधान के अधीन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी धर्म संविधान की नजर में बराबर है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म की औत में, धर्म की आड़ में यदि इस देश के 97% लोगों को अपमानित किया जाएगा, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर नीच कहा जाएगा, अधम कहा जाएगा, नीच से नीच होने का दर्जा दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से 97% लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए साथियों, आज जब मैं सच की लड़ाई लड़ता हूं तो यथार्थवादी ताकतें मेरे ऊपर बोली बोलते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गोली मारेगा उसको 51 करोड़ देंगे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जीप काटेगा उसको 11 लाख देंगे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ तलवार से काटेगा उसको हम 25 लाख देंगे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करेगा उसको हम 51 लाख देंगे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का कान नाक काटेगा कोई 5 लाख, कोई 10 लाख इनाम देने की घोषणा करेगा। यही नहीं, 2 दर्जन इस प्रकार के फरमान जारी हो चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं
कुत्ते भूखे लाख हजार, हाथी चली अपनी रफ्तार। हमारी रफ्तार में कोई कमी आने वाली नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मौत सत्य है, कोई अमर होकर नहीं आया। भगवान राम को भी मरना पड़ा, सरजू ने क्या बोलते हैं जल समाज लेके, आज की भाषा में क्या करता, उस समय जल समाज था। भगवान कृष्ण को ही मरना पड़ा जब बहरिया ने बाणों से उनको भेद दिया। ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ाया गया, मोहम्मद साहब पर भी एक पत्थर चढ़ाया गया, पूरे करके फैले गए, गंदगी फेंकी गई। लेकिन मरने के बाद भी वो सब आज अमर हैं, क्योंकि उन्होंने मानवता और इंसानियत की बेहतरी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। उसका नतीजा रहा कि आज भी बुद्ध को भी निर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में, जब किसी ने उनको बासी विषैला भोजन दे दिया। कई दिन का पुराना भोजन था, उनके खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई। तो जिसे हम भगवान कहते हैं उसकी भी तो मौत हुई है, वही अमर नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मरने से डर क्यों? एक स्वामी प्रसाद मौर्य मरेंगे तो लाख स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा होंगे। और साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे सामाजिक क्रांति के हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे सामाजिक प्रवर्तन के महापुरुषों ने जो लड़ाइयां लड़ी, उनको कितनी जगह झेलनी पड़ी, कौन नहीं जानता। ज्योतिबा फुले जी हों या सावित्रीबाई फुले जी, जब पहली टीचर बनी, यथार्थवादी डॉक्टरों ने इतना विरोध किया कि उन पर मैंने फेंक दी थी। स्कूल में जाके कपड़ा वो चेंज करती थी, फिर लौटते थे, फिर उन पर गंदगी पड़ती थी, घर आके फिर दोबारा कपड़ा चेंज करती थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया के सबसे बड़ी विद्वान होने के बावजूद भी अपमान के कड़वे घूट पग पग पर पीने पड़े थे। यही नहीं, हमारे जितने भी महापुरुषों ने लड़ाई की, ये सब उसके भुक्तभोगी रहे। आज तो देश आजाद है, लोकतंत्र है, जनता की चुनी सरकारें हैं, फिर भी भेदभाव हो रहा है। उस समय तो राजशाही थी, यथार्थवाद चरम पर था। इस देश के दलितों और आदिवासियों पिछड़ों को सभी अधिकारों से वंचित कर रखा था। आज तो हम सब पढ़ लिख रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों की देन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, जिसके नाते भारतीय संविधान के तहत हम सभी सुरक्षित हैं, पोषित हो रहे हैं। आज सबको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का खुला अवसर है। अपनी अपनी प्रतिभा अपने अपने तरीके से हमें निखारने का मौका मिल रहा है। ये बात दीगर है कि यथार्थवादी सरकारें आज कहीं न कहीं दुराग्रह से ग्रसित होकर हमें रोकने का दुस्साहस कर रहे हैं। अभी लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनाए गए, एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आज भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के तहत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जो आरक्षण दिया गया है,
ये सरकार उसे शून्य और निष्प्रभावी कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को जो मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत लाभ मिला है 27% आरक्षण, उसे भी शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। अभी हमारे पूर्व आयुक्त श्री चंद्रपाल जी जिक्र कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय वीपी सिंह जी का। ये तो उनकी महानता थी कि उन्होंने ये जानते हुए भी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद हमारी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना पसंद किया, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का साहस दिखाया। आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो उन्होंने हिम्मत दिखाई पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का, यह सरकार उस आरक्षण को भी शून्य निष्प्रभावी कर रही है। आज दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। पूरे देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं। अभी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट कैंपस के बाहर कुछ लड़के लड़कियों ने प्रदर्शन किया। हो सकता है बात रखने का तरीका उनका अलोकतांत्रिक रहा हो, पार्लियामेंट के गरिमा के विपरीत भी रहा हो, लेकिन उनकी भावनाएं तो इस बात को दर्शाती है कि जो भी उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर के साहस का काम दिखाया वो पेट की भूख मिटाने के लिए, बेरोजगारी से तंग आकर के वो पढ़े लिखे, कोई 8वीं 10वीं पास नहीं, हाईली क्वालिफाइड है, कोई इंजीनियर है, कोई पीएचडी है, कोई क्लिनिक है, बड़ी डिग्री वाले हैं, बेरोजगारी के चलते रोटी किनारे हैं। तो उन लोगों ने अपनी बात कही। आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का शिकार हुआ, महंगाई से आमदनी कमर टूट गई। छोटी से छोटी चीज, दैनिक उपयोग में आने वाली चीज पर जीएसटी देना पड़ता है। एक बार नहीं, जितनी बार सामान इधर से उधर होगा उतनी बार देना पड़ता है। और इस देश के व्यापारियों को भी जीएसटी का शिकार बनाया गया। पहले जीएसटी के नाम पर उनका भी शोषण हुआ और अब तो जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, मध्यम और लघु व्यापारी हैं, छोटे जिलों में, जिला मुख्यालयों पर रहते हैं, तहसील पर रहते हैं, ब्लॉकों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी कमर तोड़ने की भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। इस सरकार की नजर में केवल अदानी है, अंबानी है, छोटे व्यापारियों को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किसान ठगा महसूस कर रहा है, वादा किया था 2 लाख दिलाएंगे, नहीं दिला पाए। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तो सरकारी क्रेडिट द्वारा सरकार को अपना उपज औने पौने दामों में मजबूरी में बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक किसानों पर कहर बन के अलग से टूट रहा है। 100-200 के जानवर आते हैं, लाखों की फसल किसानों का चर के बराबर कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं। लाख रुपए की फसल चला लिया और 6,000 रुपया साल में पकड़ा दिया। लाख रुपया बड़ा है कि 6,000 रुपया बड़ा है? लाखों की फसल चला लिया और 6,000 रुपया करके बाबा ही उठते हैं। आज देश बेचा जा रहा है। जिन सरकारी विभागों में
नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी। आज जो सरकार उसको बेच रही है, अपने चहते उद्योगपतियों को दे रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी संस्था बेच दी गई। आखिर क्यों? इसलिए कि न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न नौजवानों को मिलेगी सरकारी नौकरी। आज आउटसोर्सिंग से नौकरी मिल रही है। आउटसोर्सिंग में क्या मिलता है? किसी को 8,000, किसी को 10,000, बहुत ज्यादा मिला तो किसी को 12,000। वो खुद नहीं खा पाएगा। किराए का घर दिया तो आधा किराए में चला जाएगा, आधे में वो अकेले किसी तरीके से रोटी दाल खा लेगा। लेकिन उसके बच्चे कहां जाएंगे? उसकी पत्नी कहां जाएगी? उसके माँ बाप कहां जाएंगे? उसका कोई ठिकाना नहीं। ये सरकार नाम देगी हम विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, लेकिन आज 80 करोड़ इस देश में गरीब है। 80 करोड़ गरीब पैदा किया है सरकार ने। जिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कोई संपन्न आदमी, कोई नौकरी वाला भी 5 किलो 10 किलो चावल लेगा, कोई खेती वाला 5 किलो 10 किलो चावल लेगा, कोई काम करने वाला दुकान वाला 5 किलो 10 किलो चावल लेगा। यानी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया, लाचार बनाया, मजबूर बनाया, और जो जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द में सिमट गई। इस परिवर्तन को कोई अकेले नहीं कर सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य माथा पीट करके लहू लुहान भी हो जाए तो भी परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक परिवर्तन की आवाज हर नौजवान के साथ मुंह से नहीं निकलेगा। जिस दिन हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएगा, मैं कहता हूं चुटकी बजाते हुए ऐसा जनजातीय अत्याचार करने वाले, नौजवानों को बेरोजगार बनाने वाले, 80 करोड़ लोगों को गरीब पैदा करने वाले लोग, आज किसानों के साथ हस्तक्षेप करने वाले लोग, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, आरक्षण को खत्म करने वाले लोग, देश को बेचने का पाप करने वाले लोग, लोकतंत्र को खत्म करने का पाप करने वाले लोग चुटकी बजाते सत्ता से बाहर दिखाई पड़ेंगे, सत्ता से बाहर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए साथियों, आज इस दिवसों के अवसर पर, क्योंकि अभी आप लोगों का भोजन भी इंतजार कर रहा है आवास पर, वहां केक काटने की तैयारी है। हमारे अध्यक्ष ने यहाँ केक काटने की अलग व्यवस्था कर रखी है। इसलिए मैं जो निर्णय देना चाहूंगा, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की सरकार बनती है। और जब जनता के हितों की अनदेखी हो तो परिवर्तन की बयार चलती है। इसलिए इस परिवर्तन की बयार में आप हिस्सेदार बनकर के जुर्म जाति अत्याचार करने वालों को उखाड़ फेंक देने का संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नव वर्ष की बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद।